हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम लोग अब इस लेक्चर में हम लोग 12th के चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड चैप्टर जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन के बारे में रिप्रोडक्शन पढ़ना है। पहले ह्यूमन के जो हैं कैरेक्टर आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन कैसे होते हैं। पहले यहाँ चैप्टर के नाम लिख लेता हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक, यूनिसेक्सुअल को आप डायोसियस बोल सकते हैं। और ये वीवी पेरस होते हैं हम लोग। वीवी पेरस का मतलब जो यंग वंस को बर्थ करे, है ना, डायरेक्ट बर्थ करे बेबी को। और जो एग जो लेइंग एनिमल होते हैं उसे ओवी पेरस बोला जाता है। ठीक है, हम लोग वीवी पेरस होते हैं। और हम लोग जब भी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मैंने हमेशा आपको एक रिप्रोडक्शन का मैप बताया हुआ है। उसमें 3 फेज से गुजरना होता है, चाहे कोई भी रिप्रोडक्शन हो। हमेशा मैं बताता हूँ आपको, उसमें जो 3 फेज हैं उसमें पहले आपको फर्टिलाइजेशन, मिडिल फेज, उससे पहले आपको पहले प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, प्री फर्टिलाइजेशन में हमेशा 2 स्टेज होगा। एक गैमीटोजेनेसिस, जहाँ गैमीट बनेंगे, और गैमीट जो है दोनों में बनेंगे, मेल बॉडी में भी बनेंगे, फीमेल बॉडी में बनेंगे। मेल बॉडी में बनेंगे गैमीटोजेनेसिस, उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाएगा। और फीमेल में होंगे उसे oogenesis बोला जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे, क्योंकि ये गैमीट है इसीलिए हेप्लॉयड होंगे। और ओवम में oogenesis में ओवम बनेंगे जो भी हेप्लॉयड होंगे। सेकेंड जो होगा गैमीट ट्रांसफ़र होगा। गैमीट ट्रांसफ़र जो होते हैं ह्यूमन में, उस प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन यानी मेल गैमीट इज डिपोजिटेड इन बाई मेल बॉडी इनटू फीमेल बॉडी, ऐसे बोल सकते हैं। मेल गैमीट डिपोजिटेड इनटू फीमेल बॉडी। मेल गैमीट जो है डिपोजिटेड किया जाता है मेल बॉडी के द्वारा फीमेल बॉडी में। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंसेमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, तो गैमीट ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जब दोनों गैमीट बन जाएंगे, दोनों आपस में मिल लेंगे, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक, तो फ्यूजन के बाद क्या बनेंगे? जाइगोट बनेंगे। और ये जाइगोट कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। हेप्लॉयड मिलकर क्या बनेंगे? डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस होंगे। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में बहुत सारे स्टेप है। सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन होगा, यानी जो जाइगोट बने हैं वो जाइगोट जो है मदर के यूटरस में अटैच होगा प्लेसेंटा के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक, इम्प्लांटेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? प्लेसेंटेशन, यानी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। ठीक, प्लेसेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? गैस्ट्रुएशन। गैस्ट्रुएशन का क्या मतलब है? मैच्योरिटी ऑफ बेबी, मैच्योर हो जाएंगे। ठीक, और मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर होने में एक और प्रोसेस है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी ऑर्गेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, गैस्ट्रुएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और प्लेसेंटेशन, ये तीनों मिला के बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन बोला जाता है। जेस्टेशन यानी जो 9 मंथ, जो जाइगोट बनने के बाद जो 9 मंथ बेबी जो है मदर के यूट्रस में रहते हैं, उसे जेस्टेशन बोला जाता है। जेस्टेशन में इम्प्लांटेशन भी आ गया, लेकिन इम्प्लांटेशन ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। प्लेसेंटेशन, गैस्ट्रुएशन और ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेन का उसमें फॉर्मेशन होना, हैंड, आई, सेंसरी ऑर्गेन, बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गेन सब का डेवलपमेंट होना, ये सब माने प्रिपेयर ऑफ बॉडी, बेबी बॉडी, उसे क्या बोलेंगे? जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड आप जानते हैं 9 मंथ्स के होते हैं, जिसे 270 ± 10 डेज बोल सकते हैं। ठीक है,
और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जब बेबी प्रिपेयर हो जाएगा तो लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है पार्चुरेशन। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन जो है, और आए भी हैं क्वेश्चन, इसी अरेंजमेंट से पूछ लिया जाता है। सब कुछ बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, उसमें बोला जाएगा कि आप अरेंज कीजिए कैसे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले अरेंज कैसे करना है आपको, सबसे पहला होगा गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद क्या होगा इंसेमिनेशन, थर्ड स्टेप क्या होगा फर्टिलाइजेशन, फोर्थ स्टेप क्या होगा इम्प्लांटेशन, फिर जेस्टेशन, फिर पार्चुरेशन। ठीक, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेल आउट ऑफ मैच्योर बेबी फ्रॉम मदर यूट्रस, मदर के यूट्रस से एक्सपेल आउट होना बेबी का, वो पार्चुरेशन कहलाता है। ठीक है, इसको प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस देखने से पहले उसमें मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें जो है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है इस डक्ट को यूरेथ्रा बोला जाता है। ठीक, इस यूरेथ्रा जो आगे जिससे ये कॉमन डक्ट जो है इजैकुलेटरी डक्ट जो जब आपस में मिल जाते हैं तब इस डक्ट को यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है। उसके बाद ये आपका पेनिस है, ये आपका ग्लैंस पेनिस है, बल्जी स्ट्रक्चर, इसके कवरिंग जो आगे स्किन रहता है उसे फोर स्किन बोला जाता है या इसे प्रीप्यूस बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर ग्लैंड की बात करें तो 3 ग्लैंड देखने को मिलते हैं इसमें आपको। सबसे पहला सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा ग्लैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा ग्लैंड जो है ये काउपर्स ग्लैंड। ठीक, इस ग्लैंड के पास, सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड के पास बल्जी स्ट्रक्चर रहता है, इसे एम्पुला बोला जाता है। ठीक, ये आपका स्क्रोटम हो गया, एक स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस ओपन होता है आपको इपीडिडाइमस में। ठीक, इपीडिडाइमस जो है ये इपीडिडाइमस ये ओपन होता है वास डिफेंस में। ठीक, फिर वास डिफेंस ये सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रीशन के साथ जब ये डक्ट आगे बढ़ता है तो इस डक्ट को बोला जाता है, ये डक्ट यहाँ से यहाँ तक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, और अगर आप टेस्टिस को एक कट करें तो टेस्टिस के अंदर आप पाएंगे कि 2 लेयर होते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है उस टेस्टिस के 2 लेयर होते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ठीक, और जो दूसरा लेयर होता है ट्यूनिका विजाइनेलिस, ये इनर लेयर है एल्ब्यूजिना, और आउटर लेयर ट्यूनिका विजाइनेलिस। और इस टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, हर कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है 200 to 300 होते हैं। इसे एनसीईआरटी में सीधा 250 लिखा गया है। ठीक,
उसके बाद हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। ये जो डक्ट है ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कितने? 2 से 3 देखने को मिलेंगे। हर जगह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ओपन होके एक डक्ट बनाते हैं, ठीक। इस डक्ट को बोला जाता है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस जो है फिर एक साथ डक्ट, सारे डक्ट, कॉमन डक्ट जो मिल करके सारे डक्ट एक साथ मिलेगा, इस डक्ट को बोला जाता है भाषा इफ्रेंसिया। और ये जो भाषा इफ्रेंसिया है, फिर भाषा इफ्रेंसिया जो है फिर आपको ये इसमें इपीडिडाइमस में आपको मिल जाता है। यहाँ जो देख रहे हैं टेस्टिस जो किससे मिला हुआ है? इपीडिडाइमस से, वो फिर मिल जाता है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ स्पर्म बनते हैं, इस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनेंगे, फिर स्पर्म कहाँ जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से आपको रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से कहाँ जाएंगे? भाषा इफ्रेंसिया में, भाषा इफ्रेंसिया से कहाँ जाएंगे? इपीडिडाइमस में। और इपीडिडाइमस से जो डक्ट आगे जाके मिलता है उस डक्ट को बोला जाता है वास डिफेंस। यहाँ लिखे हैं अभी वास डिफेंस। अब ये जो इपीडिडाइमस है, ये फिगर था आपका टेस्टिस का, और ये जो फिगर है ये है आपको इपीडिडाइमस का। ये जो फिगर है ये है इपीडिडाइमस, ठीक। इपीडिडाइमस में 3 पार्ट देख रहे हैं। सबसे ऊपर वाला हेड पार्ट है, हेड एपिडिडाइमस, बीच वाला बॉडी, और नीचे वाला जो है टेल एपिडिडाइमस, ठीक। हेड पार्ट को बोला जाता है कैपुट, ठीक। बॉडी पार्ट को बोला जाता है कॉर्पस, और टेल पार्ट को बोला जाता है कॉडा, ठीक। तो ये है आपका एपिडिडाइमस। फिर अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन देखें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो 2 से 3 होते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, तो मान लेते हैं हम 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, ठीक। इस 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आप देखेंगे एक पिरामिड शेप जो है सेल होते हैं, पिरामिड शेप सेल होते हैं सब में, और साथ साथ इसमें जो है छोटा छोटा और भी सेल होंगे, ठीक। ये छोटा छोटा जो सेल होते हैं ये कहलाते हैं आपको जर्म सेल, ठीक। और जो पिरामिड शेप सेल होते हैं ये कहलाते हैं आपको सर्टोली सेल, ठीक। और बीच में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में भी सेल होते हैं, ये कहलाते हैं इंटर स्टीशियल सेल, ठीक। और साथ साथ इसका एक और नाम है लेडिंग सेल, लेडिंग सेल भी बोलेंगे, ठीक। अब जो जर्म सेल है, ये जर्म सेल आपको स्पर्म बनाएगा मियोसिस करके, मियोसिस सेल डिवीजन करके हेप्लॉइड होगा, ठीक। और सर्टोली सेल क्या करता है? ये जो स्पर्म जो बनता है जर्म सेल से, उसको नॉरिशमेंट देता है, नॉरिशमेंट देता है। और लेडिंग सेल क्या करता है? इंटरस्टिशियल सेल, ये मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं आपको कौन? ये जो बीच में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जो एक तरह का ग्लैंड है, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिंग सेल, यही जो है सीक्रेट करते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके बीच में रहेंगे, ठीक। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, और हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स रहते हैं, वो सेल्स ग्लैंड का काम करते हैं और मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको 2 तरह के सेल देखने को मिलेंगे, एक जर्म सेल, एक पिरामिड शेप सर्टोली सेल। जर्म सेल आपको मेल गैमेट स्पर्म बनाएगा, सर्टोली सेल आपको उस जो स्पर्म बन रहा होता है उस स्पर्म को नॉरिशमेंट देगा कौन? सर्टोली सेल, ठीक। यानी फूड देगा, उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है
आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। आप इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर एक जो पार्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे ग्लैंड है, आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिकुलर, सबका फंक्शन देख। टेस्टिस की अगर बात करें तो ये जो टेस्टिस हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम में। अभी हम लोग देख रहे थे फिगर स्क्रोटम का। इस स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पेयर में। और इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज होता है 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक। और हमेशा देखेंगे जो दो टेस्टिस होते हैं वो अपर एंड लोअर अरेंजमेंट में रहेंगे। इसका मतलब क्या कि दोनों कभी स्क्वीज ना हो, है ना, दोनों, क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, तो हो सकता है दोनों स्क्वीज करने का प्रोबेबिलिटी रहे। इसीलिए क्या होता है, दोनों टेस्टिस जो है, दो टेस्टिस वो अपर एंड लोअर रहते हैं, कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा, ठीक है, दोनों एक पोजीशन पे नहीं रहेंगे ताकि स्क्वीज हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, यह जो लिक्विड होता है वो हाइड्रोसील से भरा रहता है, हाइड्रोसील से भरा रहता है। और ये टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और एक और कारण है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होने से, क्योंकि जो हमें मेल गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, इसीलिए एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज 2 डिग्री सेल्सियस लेस रिक्वायर्ड फॉर गैमेटोजेनेसिस, या बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। और ये टेस्टिस जो है आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, क्योंकि यह टेस्टिस जो है ये बनाते हैं गैमेट, और गैमेट के बिना रिप्रोडक्शन संभव नहीं है, यानी कि कोई किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाना संभव नहीं है। इसीलिए जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये टेस्टिस। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ ये मेल सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। सेक्स हार्मोन अभी हम लोग देख रहे थे कि सेक्स हार्मोन कौन से है, टेस्टोस्टेरॉन, वो सिक्रीट कौन कर रहा था, टेस्टिस। और टेस्टिस में कौन सा, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल सेल है या लीडिंग सेल बोल सकते हैं, वो सिक्रीट कर रहा था। कौन सा है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो यही है टेस्टिस के बारे में। इसके बाद जो 3 ग्लैंड है, आपको 3 ग्लैंड कौन कौन से हैं जिसके बारे में पढ़ने हैं। सबसे पहला सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद काउपर्स ग्लैंड, ठीक। इस तीनों ग्लैंड के बारे में हम लोग देखते हैं एक-एक करके। इस पेज को पहले रफ करते हैं, उसके बाद दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा काउपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल स्ट्रक्चर है, ये सिंगल होते हैं। काउपर्स ग्लैंड भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स जो है वो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। और सेमिनल वेसिकल्स जो है आपको, सेमिनल वेसिकल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट इनटू भास डिफेंस। स्ट्रक्चर में आप देख रहे थे, भास डिफेंस में
ये सिक्रीट करते हैं। और ये क्या सिक्रीट करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है सिक्रीट करते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है 2 काम करते हैं। पहला, एक्टिवेट स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं, और दूसरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जब जाएंगे फीमेल बॉडी में सीमेन के साथ, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये सिंगल होते हैं, और इससे रिलीज जो आपको लिपिड्स और बाइकार्बोनेट आयन है, उसका पीएच जो है 7.5 होता है। ठीक है, यानी बेसिक होता है। और जब हम यूरिन रिलीज करते हैं पेनिस के थ्रू, तो वो एसिडिक होता है, और जब ये रिलीज होता है स्पर्म, तो बेसिक होता है। तो बेसिक पाथ बनाने के लिए यही प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है, वो लिपिड्स और बाइकार्बोनेट आयन, उससे यही हेल्प करता है ताकि स्पर्म जो है डाई ना हो जाए। ठीक है, तो इसका पीएच 7.5 होता है, और ये रिलीज करता है लिपिड्स और बाइकार्बोनेट आयन। और इसका भी वही काम है जो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना स्पर्म को। ठीक, और काउपर्स ग्लैंड जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सिक्रीट करता है म्यूकस। ये काउपर्स ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, और म्यूकस क्या करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो ये थे आपको ग्लैंड्स। से पहले हम जो हार्मोन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें जो है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे रिलीज होते हैं हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक FSH, एक LH। ठीक, और LH का एक और नाम है ICSH। ठीक, FSH का पूरा नाम जो है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ICSH का पूरा नाम इंट्रास्टिशियल सेलुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये 2 नाम है, जिसमें जो है मेल में ICSH बोलते हैं और फीमेल के लिए LH बोला जाता है। तो FSH जो है, FSH आपको स्टिमुलेट करेंगे, FSH स्टिमुलेट जर्मिनल एपिथेलियम सेल को। ठीक, जर्मिनल एपिथेलियम सेल में कौन कौन आ गया? जैसे आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देख रहे थे, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के में 2 तरह के सेल थे, एक सर्टोली सेल, एक जर्म सेल। जैसे ये था आपको सर्टोली सेल, और ये था आपको जर्म सेल। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम में 2 तरह के सेल हो गए, एक जर्म सेल, ठीक, एक सर्टोली सेल। तो जर्म सेल जो है वो मियोसिस करके, और किसके प्रभाव से हो रहा है? FSH के। FSH कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से। मियोसिस सेल डिवीजन करके स्पर्म बनाएगा, यानी मेल गैमीट बनाएगा। और सर्टोली सेल जो है वो अगर प्रभावित होता है तो 2 तरह के आपको, एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेंगे, कौन? सर्टोली सेल। और दूसरा अगर बात करें तो इनहिबिन प्रोटीन रिलीज करेंगे। ठीक, और जो ICSH है वो स्टिमुलेट करते हैं
क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है इंट्रास्टिशियल सेलुलर स्टिमुलेटिंग, यानी सेल के बीच में जो सेल है इंट्रास्टिशियल उसके हैं, जिसको लीडिंग सेल बोलते हैं, ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेंगे, जिसके कारण ये लीडिंग सेल क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे आपको मेल सेक्स हार्मोन, जिसे एंड्रोजन भी बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम जान ही रहे हैं आप, टेस्टोस्टेरोन नाम है, ठीक। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, आपको ये जो है डेवलप करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करते हैं। जब प्यूबर्टी के समय जब चेंजेज आते हैं मेल में, तो किसके कारण आते हैं, यही मेल सेक्स हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन कैसे रिलीज होता है, लीडिंग सेल से। लीडिंग सेल से क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, ICSH रिलीज कहाँ से हो रहा है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जैसे वॉइस जो है, वॉइस में चेंज आना, हेयर आना, ठीक है, जो आप चेस्ट ब्रॉड होना, ये सब किसका कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं मेल में, प्यूबर्टी के समय मेल में क्या क्या चेंजेज आते हैं उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले लिखता हूँ प्यूबर्टी इन मेल। तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो, अच्छा, प्यूबर्टी जो है 13 से 16 ईयर्स के बीच शुरू हो जाता है मेल में, ठीक है। पहला चेंज क्या आता है, हाइट इंक्रीज करता है, हाइट इंक्रीज। उसके बाद लैरिंग्स जो है, यानी वॉइस बॉक्स उसका इनलार्जमेंट बड़ा होना, इनलार्जमेंट, जिसके कारण जो है डीप वॉइस रिलीज होता है, डीप वॉइस निकलता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो हेयर ग्रोथ, हेयर का आना कहाँ, हेयर ग्रो होना है ना, प्यूबिक रीजन में। नेक्स्ट बात करें तो चेस्ट का, शोल्डर का इनलार्ज होना, यानी बड़ा होना, इनलार्जमेंट ऑफ शोल्डर, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन हो गए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में तो आपको टेस्टिस हो गए, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या हो गए, ग्लैंड्स हो गए, डक्ट्स हो गए। इसमें आ जाते हैं आपको ग्लैंड्स, कौन कौन ग्लैंड्स, तीनों ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और डक्ट्स, ये सब क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक। और नेक्स्ट चेंज क्या होता है कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी मेल गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो ये सब चेंजेज आते हैं इसमें प्यूबर्टी के समय मेल में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म कैसे बनता है, कहाँ पे स्पर्म बनेगा। हम बात कर रहे थे अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, कहाँ पे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहाँ है, ये आपको टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक। और ये इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है, 2 से 3 आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, ठीक। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर कट करें तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह के सेल मिलेंगे आपको, एक सर्टोली सेल, एक दूसरा जर्म सेल, ठीक। तो यही जर्म सेल डेवलप करके, और ये क्या है, टेस्टिस के अंदर हो रहा है, और यही जर्म सेल डेवलप करके स्पर्म बनाएंगे, ठीक। और तो कैसे होता है ये प्रोसेस, क्या होता है, उसकी हम लोग अब बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है,
जर्म सेल से स्पर्म का बनना कौन से प्रोसेस से? मियोसिस सेल डिवीजन से। ठीक, तो आखिर जर्म सेल रहते कहाँ हैं? तो जर्म सेल है जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रहते हैं, सर्टोली सेल के बगल में जर्म सेल। इसको अगर इनलार्ज करें हम और बनाएं तो यहाँ पे जर्म सेल सब है। ठीक, और जर्म सेल कैसे हैं? डिप्लॉयड है, ये आपको जर्म सेल है। ठीक, तो जर्म सेल में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और 2 सेल बनाएंगे, माइटोसिस होगा, फिर माइटोसिस होगा तो फिर 2 सेल बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ 4 सेल बने, इसमें आधा सेल जो है टाइप ए वाले सेल है और दूसरा टाइप बी वाले सेल है। ठीक, 2 तरह के सेल बने, जिसमें से टाइप बी जो है आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे और टाइप ए वाले सेल फिर 2 तरह के सेल बनाएंगे, फिर टाइप ए फिर टाइप बी। ठीक, अब टाइप बी वाले सेल जो है आपको डेवलप करेंगे और हम एक सेल लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 2 सेल हैं, हम एक सेल लेकर चल रहे हैं। तो इसमें जो एक सेल है, यहाँ जो टाइप बी वाले सेल हैं, यह सेल कहलाएगा आपको स्पर्मेटोगोनिया। ये सेल क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोगोनिया। और इसमें से जो एक सेल डेवलप होगा, ठीक, वह सेल कहलाएगा आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है आपको मियोसिस फर्स्ट करके बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, और जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना लेते हैं और ये कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, अब जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, सब क्या है? डिप्लॉयड है, और ये भी क्या है? डिप्लॉयड है, क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया है। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया आपको हेप्लॉयड। मियोसिस जब भी होगा तो हेप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है फिर एक बार और मियोसिस करेंगे। ठीक, और बनाएंगे आपको स्पर्मेटिड। तो एक जर्म सेल से कितना स्पर्मेटिड बन गया? 4 स्पर्मेटिड बन गया, हेप्लॉयड। ये सारे क्या हैं? हेप्लॉयड। और ये क्या बन गया? स्पर्मेटिड। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 फेज है। ठीक है, सबसे पहले जो है क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी सेल की संख्या बढ़ रही है। तो इस फेज को, पहला फेज को मल्टीप्लिकेशन फेज बोला जाता है। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हैं यह जो सेल है ये ग्रो कर रहा है सबसे पहले। ठीक, और ग्रो करने के बाद मियोसिस होगा, तो इस फेज को बोला जा रहा है कौन सा? ग्रोथ फेज। ठीक, ग्रोथ फेज के बाद आप देख रहे हैं इसमें मियोसिस हो रहा है, फिर जाके स्पर्मेटिड बन रहा है। तो ये तीसरा फेज जो है, ये तीसरा फेज कहलाएगा आपको मैचुरेशन फेज। तो 3 फेज में कंप्लीट हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें संख्या बढ़ रही है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा ग्रोथ फेज जिसमें ग्रोथ हो रहा है। तीसरा मैचुरेशन फेज जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन बन के स्पर्मेटिड बन रहा है। ठीक है, और यही स्पर्मेटिड जो है इसमें चेंज होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। जैसे हम लोग जान रहे हैं स्पर्म कैसे होते हैं, जिसमें फ्लैजिला होते हैं। तो ये सब फ्लैजिला आना, इसके स्ट्रक्चर में चेंज होना, है ना, ये सब प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। ये प्रोसेस जो है क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस है स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट करना, यानी स्पर्मेटिड जो था उससे स्पर्म बन जाना। ये क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, ये क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। और एक और टर्म आप सुनते होंगे, स्पर्मिएशन। आखिर ये स्पर्मिएशन क्या है?
तो स्पर्मिएशन क्या है कि जो आपको टेस्टिस है, ये टेस्टिस से जो एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस से के बाद जो ये भास डिफेंस है, भास डिफेंस ये था एपिडिडाइमस, ये है आपको टेस्टिस, ठीक। तो टेस्टिस से स्पर्म बन के एपिडिडाइमस में इकट्ठा होता है और फिर जब ज़रूरत पड़ता है, जब इजैकुलेशन होता है स्पर्म का, तो एपिडिडाइमस से कहाँ आ जाता है स्पर्म, भास डिफेंस में आ जाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन बोला जाता है। तो स्पर्मिएशन क्या हो जाता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम आपको यहाँ टेस्टिस, टेस्टिस से स्पर्म का रिलीज होना क्या है, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो यही है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम लोग एक एक थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस आखिर होता क्या है, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस में जो है स्पर्मेटिड से स्पर्म आखिर बनता कैसे है, उसमें फिर माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग फॉर्म हो जाता है, नीबेन कण बोला जाता है, इसमें टेल जुड़ जाता है, इसमें आपको हेड जो है अलग तरह का हो जाएगा, उसके ऊपर एक्रोसोम हो जाता है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा जो फीमेल गैमीट के वाल को डाइजेस्ट करेगा। तो ये सब चेंजेज कैसे होते हैं और वो चेंजेज कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स किस में ऑर्गेनेल्स में चेंज हो जाते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप जो है NCERT पढ़िए और क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। धन्यवाद।